और आज हम सबसे पहले बंगाल में हमास वाले मंसूबे का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। जब से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाने का काम शुरू हुआ, तब से ढाका वाले कट्टरपंथियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही। भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड, हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड बनाकर यहां के संसाधनों को लूटने वाले घुसपैठियों की लाइन बॉर्डर पर जितनी लंबी दिख रही है, कट्टरपंथियों की धमकी का लेवल भी उतना बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में बैठे हुए मजहबी चरमपंथी पश्चिम बंगाल को गजा बनाने की धमकी दे रहे हैं। बंगाल में हमास जैसा खूंखार आतंकी संगठन खड़ा करने की चेतावनी दे रहे हैं। पहले जरा बांग्लादेशी कट्टरपंथ की ये धमकी सुनो। मुसलमानरा बुझाया दिलो। वो जो सबसे खराब काम कर रहे हैं वो ये कि वो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। शुभेंदु अधिकारी की बातों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो पहले कुछ बोलते थे। वो बोलते थे कि बांग्लादेश दखल देगा। वो बोलते हैं कि शेख हसीना वर्तमान प्रधानमंत्री है। वो चाहते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में एक गृह युद्ध हो जाए। मुस्लिम अभी भी चुप है, लेकिन कब तक चुप बैठेंगे ये नहीं पता। जब फिलिस्तीन पर अत्याचार हुआ था तो वहाँ हमास तैयार हुआ। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में गजवत उल हिंद नाम का संगठन तैयार होगा, जो उग्रवादी हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर एक मस्जिद को तोड़ेंगे तो 10 मंदिरों को तोड़ा जाएगा। ये सुन रहे हैं आप? कैसे ये कट्टरपंथी घुसपैठियों की घर वापसी को मुसलमानों पर अत्याचार से जोड़ रहा है और भारत को धमका रहा है। पश्चिम बंगाल में गजवत उल हिंद तैयार करने का दावा कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कह रहा है कि एक मस्जिद की जगह ये 10 मंदिरों को तोड़ेगा। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि यह मुद्दा मुसलमानों पर अत्याचार का है ही नहीं, ना ही बंगाल में किसी मस्जिद को कोई भी खतरा है। तो फिर ढाका में बैठकर भारत को धमकी देने वाले इस कट्टरपंथी का असली मकसद क्या है? इसका एजेंडा क्या है? इस धमकी की टाइमिंग के जरिए आपको यह जरूर समझना चाहिए। बांग्लादेश से धमकी 25 मई को आई, यानी कल आई। अब देखिए, यह धमकी तब आई जब पश्चिमी बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा लगने लगा। यह धमकी परसों उस वक्त आई जब डिटेंशन सेंटर में जाने के डर से घुसपैठी खुद बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा होने लगे। कट्टरपंथियों की यह बौखलाहट उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट के फेल होने की हताशा है। अब जरा ये प्रोजेक्ट क्या है समझिए। इस प्रोजेक्ट के स्टेजेस क्या थे और ये प्रोजेक्ट फेल कैसे, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं समझाता हूं। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 था डेमोग्राफी इन्वेजन, यानी जनसांख्यिकी आक्रमण। कट्टरपंथियों ने दशकों तक बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना था। अब घुसपैठियों की वापसी से उनका यह कब्जा मॉडल तो ढह रहा है। कट्टरपंथियों के इसी प्रोजेक्ट का फेज 2 था फंडिंग सिंडिकेट, यानी जाली नोट, गौवंश की तस्करी और ड्रग्स का जो करोड़ों का काला कारोबार था, सीमा पार से चलता था। उसकी रीढ़ ये घुसपैठिए थे जो भारत छोड़ने को मजबूर हो गए। इन कट्टरपंथियों के प्रोजेक्ट का फाइनल फेज था स्लीपर सेल और टेरर मॉड्यूल। अवैध घुसपैठियों की भीड़ का इस्तेमाल कट्टरपंथी संगठन छिपने के लिए और स्लीपर सेल तैयार करने के लिए करते थे। मित्रों, आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगे की जांच में यह खुलासा हुआ था कि हिजबुल तहरीर और बांग्लादेश में बैठे अन्य आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद में सक्रिय थे। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने भीड़ में शामिल होकर उस हिंसा को भड़काया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ सरहद पर तारबंदी का काम तेज हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में मौजूद घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। और इसी एक्शन के बाद कट्टरपंथियों की दुकानों पर परमानेंट ताला लटक चुका है। और यही वजह है कि कट्टरपंथी बंगाल को गजा पट्टी बनाने की खोखली धमकी दे रहे हैं। बंगाल में बैठे कट्टरपंथियों की कुंठा की एक और बड़ी वजह भी है। वो वजह है ये कि बंगाल में नई सरकार के बनने के बाद तुष्टीकरण की उस दुकान पर ताला लग गया जहां से घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र मिलते थे। कट्टरपंथियों को इस बात से भी परेशानी है कि उनके प्यादों को जो राजनीतिक छतरी पहले मिल जाती थी, वो सत्ता परिवर्तन की आंधी में उड़ चुकी है। यही वजह कि बौखलाए कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल को गजा बनाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर इनकी जुबान पर हमास कहां से आया।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 अक्टूबर 2024, ये तारीख ध्यान रखिएगा। ढाका के अंदर 7 अक्टूबर 2024 को कट्टरपंथियों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को कट्टरपंथी संगठन अल मरकजुल ने आयोजित किया था। यह सम्मेलन इजराइल पर हमास के हमले के ठीक 1 साल बाद हुआ। इस सम्मेलन में हमास का प्रवक्ता खलीद कुद्दुमी था और हमास डायस्पोरा का अध्यक्ष खलील मशाल था। ये दोनों शामिल हुए। इसी सम्मेलन में पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान और कई तालिबानी आतंकी शामिल हुए थे। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने इसी इंटरनेशनल टेरर कनेक्शन के दम पर बंगाल में हमास खड़ा करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये धमकियां उनकी ताकत नहीं, बल्कि धमकियां उन कट्टरपंथियों का डर है। डर इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों ने पीढ़ियों से बंगाल में घुसपैठ का जो जाल बिछाया, उसे करीने से काटा जा रहा है। इस एक्शन का क्या असर हो रहा है, यह आपको हकीमपुर बॉर्डर से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें घुसपैठिए कैसे बंगाल में वोट देने का अधिकार पा चुके थे, कैसे घुसपैठिए भारत के राशन कार्ड पर हर महीने राशन ले रहे थे। आपको ये देखना चाहिए कि कैसे घुसपैठियों की पीढ़ियां बिना रोक टोक के भारत में रह रही थी। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन पैन कार्ड। किसने कर दिया आपको ये सब कार्ड? ममता ছিল क्या दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस? আর वोट दिएছেন? बिल्कुल मेरे पास बैठी है माफूजा बीबी। माफूजा बीबी पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। माफूजा बीबी के पास रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। वो 3 बार वोट दे चुके हैं। उनकी बड़ी बेटी पश्चिम बंगाल की बिराटी उत्तरी 24 परगना इलाके में एक सरकारी स्कूल में मुफ्त की पठन पाठन लेती है। तो दीदी आप 3 साल से অনেক বছর থাকে। काफी साल से अब रह रही है। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন पैन कार्ड, रेशन कार्ड, আই কার্ড ছিল। वोटर कार्ड। और आपकी बड़ी बेटी अपना बड़ों में सरकारी स्कूल है। হ্যাঁ হ্যাঁ। किसने कर दिया आपको ये सब कार्ड? के बानिয়ে दिल আপনাকে এই সব कार्ड? আমাকে বানিয়ে দিয়েছে। বলতাম সবাইকে ধরো পার্টি যারা कौन पार्टी? कौन सा पार्टी? এখন তো মমতা ছিল তো। क्या दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस? হ্যাঁ তৃণমূল কংগ্রেস হ্যাঁ সব করিয়ে দিয়েছে। বলতাম। থাকতেন কোথায়? আমরা বিরাটি নবজীবন। বিরাটিতে। বিরাটিরই কোনো একজন তৃণমূলের নেতা আপনাকে সব কার্ড করিয়ে দিল? হ্যাঁ ওরকম করে দিয়েছে। কি করালো? ভোটার কার্ড হ্যাঁ করালো। কত বছর আগে ভোটার কার্ড? আমার 3 বছর আগে হয়েছে। 3 বছর আগে ভোট দিয়েছেন? 3 বছর ধরে আপনি ভোট দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড ছিল, রেশন কার্ডে রেশন পেতেন। কত কি রেশন পেতেন? চাল পাতাম কটা খালি। চাল কত কেজি চাল পেতেন? চাল আমার ছেলেরা আমার 2 কিলো করে পাতাম। हाकिमपुर चेक पोस्ट होल्डिंग एरिया में अपनी मुंह छुपा के जो 2 बंदे बैठे हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। वहाँ पे घर कहाँ पे है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जौशर जिला। हाँ, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे 2-3 साल ऐसे हो गए। कैसे बॉर्डर क्रॉस किया? कैसे क्रॉस किया तो दलाल के माध्यम से कितना पैसा लिया दलाल? 6-7 हज़ार रुपये ऐसी होगी। क्या हम वही राजमिस्त्री लेबारी करते थे। पुलिस तो नहीं बोला, बस संवाद देख रहा था वो। खबर देख के बोला। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? वहाँ से निकल पड़े? जब हम अपने देश में चले जाते जो जेतु सब बोल रहा है। আমার জন্ম এখানে। यहाँ कितने सालों से हो? मेरा जन्म यहीं हुआ है। माता पिता 2001 में आए थे। 2003 में मेरा जन्म हुआ। हम मध्यम ग्राम में रहते थे। अब हमारा पूरा परिवार बांग्लादेश वापस जा रहा है। मेरे परिवार में माँ, बहन, भाई 6 लोग हैं। कोई 5 साल से पहचान छिपाकर रह रहा था, कोई दशकों से भारत का पहचान पत्र बनाकर रह रहा था। किसी ने यहां घर बार बसा लिया, तो किसी घुसपैठी ने यहां अपना परिवार बढ़ा लिया। लेकिन अब ये सभी के सभी घुसपैठी भारत छोड़कर जाने को मजबूर हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का ये जमावड़ा कल ही क्यों शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में अचानक ऐसा क्या एक्शन हो गया कि घुसपैठिए वापस जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। बताता हूं आपको इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल बंगाल के अलग अलग जिलों से अचानक हकीमपुर में घुसपैठियों के जमा होने की बड़ी वजह बंगाल के डिटेंशन सेंटर को माना जा रहा है। सोमवार को जैसे ही बंगाल में पहला डिटेंशन सेंटर खुला, घुसपैठियों को यह अंदाजा हो गया कि शुभेंदु अधिकारी डिटेक्ट डिलीट के बाद रिपोर्ट वाली बात पर अमल करने जा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर बनाकर पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने साफ किया कि घुसपैठियों को बंगाल से भगाना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। यही वजह है कि घुसपैठिए खुद भारत छोड़ने को बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रदेश के सभी 23 जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से डिटेंशन सेंटर बनाए जाने हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार कांटेदार तारों से घिरी 10 फीट की ऊंची बाउंड्री वॉल होगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग बाड़े होंगे। खुली जगहों के साथ एलपीजी कनेक्शन होगा और मेडिकल डिस्पेंसरी की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। इन्हीं गाइडलाइन के हिसाब से अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं भी है तो प्राइवेट बिल्डिंग्स को किराए पर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में पहले से डिटेंशन सेंटर खोल दिए गए। यहां 12 घुसपैठियों को पकड़ भी लिया गया। अब जलपाईगुड़ी में डिटेंशन सेंटर के लिए बिल्डिंग को चिन्हित कर लिया गया, पहचान कर लिया गया कि डिटेंशन सेंटर कहां बनेगा। तो बंगाल का सबसे नया डिटेंशन सेंटर कैसा दिखता है, बंगाल के सबसे नए डिटेंशन सेंटर में क्या क्या इंतजाम होने वाले हैं, उसको जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जलपाईगुड़ी में 2 होल्डिंग सेंटर, ये जो पीछे देख रहा है, ये जो एक है होल्डिंग सेंटर जलपाईगुड़ी राजबाड़ीपाड़ा सदर ब्लॉक। ये सदर ब्लॉक में होल्डिंग सेंटर के लिए जिला प्रशासन ने चुना है। और एक है फटापुकुर राजगंज ब्लॉक में, उधर में जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का एक बिल्डिंग। ये 2 बिल्डिंग के लिए होल्डिंग सेंटर, ये तो प्रशासन जिला प्रशासन ने बोला है ये होल्डिंग सेंटर अभी तैयारी। वो एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी के भगोड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस बीच आज टीएमसी नेता के अड्डे से नोटों की बोरियां मिली और उस तस्वीर की चर्चा आज सबसे ज्यादा हो भी रही है। लेकिन सबसे पहले आपको टीएमसी के उस बाहुबली विधायक की गिरफ्तारी के बारे में बताता हूं जो कई दिनों से फरार चल रहे थे। बंगाल पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने आज टीएमसी के विधायक और राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री दिलीप मंडल को गिरफ्तार किया। दिलीप मंडल दक्षिण 24 परगना से विष्णुपुर से विधायक हैं। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया। यानी पुलिस से बचने के लिए दिलीप मंडल बंगाल छोड़कर जा चुके थे। इसके बावजूद वो बचे नहीं और आज सुबह पुलिस ने पुरी के होटल में तलाशी अभियान चलाया। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को गिरफ्तार किया। दिलीप मंडल वही विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी। दिलीप मंडल ने कहा था कि अब तक उन्होंने संयम बनाए रखा है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। यही वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद पुलिस ने दिलीप मंडल के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो घर की दीवार फांदकर फरार हो गए। उसके बाद से पुलिस दिलीप मंडल की तलाश में थी। जांच के दौरान पुलिस ने दिलीप मंडल के बेटे को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दिलीप मंडल अब तक तो पुलिस को चकमा देते रहे, लेकिन आज दिलीप मंडल की दौड़ और पुलिस की तलाश दोनों पूरी भी हो गई। इसी बीच दिलीप मंडल का आलीशान घर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी तस्वीरें मैं दिखा भी रहा हूं आपको। यह आलीशान घर दिलीप मंडल का है। घर में किसी 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं हैं, कई एकड़ में फैला है। दिलीप मंडल के इसी घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है, मखमली घास वाला एक बड़ा सा लॉन भी है। दिलीप मंडल के घर की इन तस्वीरों के बाद सवाल यह भी कि क्या यह भ्रष्टाचार का पैसा है? और इस सवाल की वजह यह कि 2024-2025 में उन्होंने अपनी वार्षिक आय, सालाना आय दिखाई थी 7,31,000 रुपए। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद दिलीप मंडल के महल जैसे घर का यह राज भी खुलने वाला है। लेकिन एक तरफ जहां दिलीप मंडल के महल पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी के एक और नेता है। वो नेता जिनके ठिकानों से नोटों की बोरियां बरामद हो रही हैं।
बदुरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता यह चला कि टीएमसी नेता ने काले धन को छिपाने के लिए जमीन के अंदर खजाना गाड़ा। अभी तक की गिनती के अनुसार बोरियों से 1 करोड़ और 26 लाख रुपए मिल चुके हैं, लेकिन ये गिनती पूरी नहीं हुई, गिनती अभी जारी है। खेत के बीच पुलिस के जवान जिन बोरियों को उठा कर ले जा रहे हैं वो कोई आम बोरियां नहीं। इन बोरियों में नोट भरे हुए हैं। नोटों का वजन इतना है कि इन्हें उठाने वालों के कंधे झुके हुए हैं। सरकार बदलने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें टीएमसी नेताओं के अड्डों से नोटों की बोरियां निकल रही हैं। लेकिन यह सबसे हैरान करने वाला मामला है जहां पैसे खेत में छिपा कर रखे गए थे। उत्तर 24 परगना जिले में बदुरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। उसे 80 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। उसके खिलाफ सरकारी तिरपाल की हेराफेरी और अवैध संपत्ति जुटाने का मामला दर्ज था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उसकी पुलिस रिमांड के दौरान हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दीपांकर ने काले धन को जमीन के भीतर छिपाया था। इस सूचना के आधार पर एक खेत में खुदाई की गई। इस अभियान के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। इसी दौरान नोटों से भरे 4 बैग और बोरियां बरामद हुई। कहा जा रहा है कि इन सभी में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां ठूस ठूस कर भरी हुई थी। शायद घर में पैसे रखने की जगह कम पड़ गई होगी, तभी तो टीएमसी नेता ने खेत में ये पैसे छिपाए थे। तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों 2 बातें एक जैसी हो रही हैं, ऊपर से नीचे तक। टीएमसी के हर लेवल के नेता जिनके नाम अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। तो दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफे भी ऊपर से नीचे तक लगातार हो रहे हैं। अब तक जो नेता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। सांसद हों, विधायक हों, पार्षद हों, तीनों स्तर के नेता पार्टी से अपनी नाराजगी खुलकर जता रहे हैं। ममता से विद्रोह को लेकर जिस नेता का नाम सबसे आगे है वो है काकोली घोष दस्तीदार। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने काकोली घोष को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया। इसी से नाराज काकोली अब खुलकर बगावत का संकेत दे रही हैं। काकोली घोष ने आज पार्टी संगठन में सभी पदों से इस्तीफा दिया। अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा। इसके पहले उन्होंने टीएमसी के बारासात जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अब वो एक कदम और आगे बढ़ी हैं। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में काकोली ने खुलकर पार्टी को घेरा है। अपने इस्तीफे में काकोली ने क्या कहा है ये बताता हूं मैं आपको। काकोली ने अपने इस्तीफे में कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान महिला सांसदों के प्रति एक अन्य शिक्षित महिला सांसद के अनुचित बर्ताव को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। ना ही शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया। ऐसी स्थिति में अब पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। काकोली ने लिखा कि पिछले 1 दशक में पश्चिम बंगाल और पार्टी से संबंधित कई गंभीर आरोपों और घटनाओं ने मेरी अंतरात्मा को गहराई से झकझोर दिया है। उन्होंने राशन वितरण में भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का जिक्र किया और अपने इस्तीफे में लिखा है कि इससे लोगों के बीच गहरा आक्रोश और लोगों के बीच गहरा अविश्वास है। अपनी इसी चिट्ठी में काकोली घोष ने भ्रष्टाचार के अलावा आरजी कर की घटना को लेकर भी ममता सरकार पर सवाल उठाए। अब सोचिए जरा, तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद अपनी ही पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से लेकर भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काकोली घोष ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। तो मित्रों, आपको जानना चाहिए कि काकोली घोष टीएमसी की महिला विंग की अध्यक्ष थीं। वो ममता बनर्जी की पुरानी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती थी। पार्टी के शुरुआती संघर्षों में वो प्रमुख भूमिका में रहीं। 12/7 से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीती। लेकिन बंगाल में टीएमसी की सत्ता गई तो उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जतानी शुरू कर दी। इसका एक सबूत कल भी सामने आया, क्योंकि विद्रोह सिर्फ काकोली घोष ने नहीं किया। तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे वो भी बगावत का झंडा थाम चुके हैं। 3 बार के राज्यसभा सांसद सुखेंदु ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उसी पोस्ट ने ममता बनर्जी की साख पर कई सवाल, गहरे सवाल, संगीन सवाल खड़े किए।
सुखेंदु ने रोमन साम्राज्य के इतिहास और शक्तिशाली शासक जूलियस सीजर के दौर का हवाला दिया और लिखा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने असहनीय अराजकता का अंत कर दिया है। अब सोचिए जरा कि क्या कह रहे हैं टीएमसी के नेता। पार्टी का एक सांसद अपनी सरकार के कार्यकाल को अराजकता का शासन बता रहा है। ममता बनर्जी पर सीधे हमले के रूप में इसको देखा जा रहा है और यही पोस्ट इस बात का प्रमाण है कि ममता बनर्जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अब उनके शासन को एक अराजक काल मान चुके हैं। काकोली घोष और सुखेंदु शेखर जैसे नेता टीएमसी के गंभीर, टीएमसी के पढ़े लिखे, सीनियर, पुराने, भरोसेमंद चेहरे रहे। ये बंगाल के भद्र लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगुवाई करते हैं। इन लोगों पर कभी ममता बनर्जी की गहरी पकड़ थी, लेकिन अब यही नेता खुलकर पार्टी नेतृत्व के विरोध में उतर आए। सांसदों के अलावा टीएमसी के विधायक भी अब पार्टी के खुलकर निर्देशों को नहीं मान रहे। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टीएमसी के 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में हिस्सा लिया था। उनके अलावा 2 विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। टीएमसी विधायक ऋतु प्रताप बनर्जी और संदीपन साहा विधानसभा स्पीकर से मिलने गए थे, लेकिन वहां शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। और ये कोई संयोग नहीं है मित्रों, ये संयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों विधायक पार्टी के चुनाव प्रचार और नेतृत्व के तरीकों पर सवाल पहले उठा चुके हैं। अब सोचिए जरा कि जब ममता बनर्जी बैठक बुलाती हैं तो कई विधायक गायब हो जाते हैं। जब पार्टी विधानसभा परिसर में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक गायब रहते हैं, लेकिन यही विधायक शुभेंदु अधिकारी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। टीएमसी के सांसदों और विधायकों की इसी नाराजगी को लेकर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने एक बहुत बड़ा दावा किया। सौमित्र खान के अनुसार टीएमसी के 20 सांसद का दावा कर रहे हैं सौमित्र खान। टीएमसी के 20 सांसद और 50 विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं। आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। 50 विधायक अपना विधानसभा में आए नहीं या 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है तो उसने सब लाज बोझ सोच के सब आ जाएगा। 20 सांसद और 50 विधायक टीएमसी के बीजेपी मानने को तैयार हैं। अब जरा सोचिए आप कि जिस पार्टी में सिर्फ 41 सांसद और 80 विधायक हों, लगभग आधे सांसद और विधायकों के दल बदल का दावा किया जा रहा है। और शायद ममता बनर्जी को इसका एहसास है। यही वजह कि उन्होंने रविवार को टीएमसी विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक के जरिए ममता बनर्जी पता लगाएंगी कि पार्टी में बगावत कहां तक फैली हुई है। लेकिन विधायकों के विद्रोह की था लेने के लिए ममता ने बैठक तो बुला ली, लेकिन विधायकों से भी बड़ी बगावत कौन कर रहा है? पार्षद। टीएमसी के पार्षद विधायकों से बड़ी बगावत कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी के पार्षदों में भागम भाग मची है, भगदड़ मची हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नगर पालिकाओं में 125 से ज्यादा टीएमसी के पार्षदों ने हाल के दिनों में इस्तीफा दिया है। डायमंड हार्बर, नॉर्थ बैरकपुर, कोंटाई, भाटपाड़ा, कांचड़ापाड़ा, ये सारी नगर पालिका ऐसी हैं जहां टीएमसी पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। कई जगहों पर तो सामूहिक यानी ग्रुप में आकर के पार्षदों ने एक साथ आकर के इस्तीफे दिए हैं। इसी से कुछ नगर पालिकाओं का कामकाज ठप हो गया। यहां तक कि पार्षदों की बगावत कोलकाता नगर निगम तक भी पहुंच गई है। यहां पर भी कुछ पार्षदों ने अपनी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। नगर पालिका और नगर निगम टीएमसी की स्थानीय सत्ता, फंडिंग और वोट बैंक का आधार है, बेस है उसका। ऐसे में पार्षदों का इस्तीफा टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी की शहरी ताकत की बुनियाद रहे हैं, भद्र लोग की ताकत की बुनियाद रहे हैं। अब जब बुनियाद कमजोर होगी, नींव कमजोर हो जाएगी, जड़ कमजोर हो जाएगी, तो पार्टी पर इसका असर कितना गंभीर पड़ेगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस्तीफा देने वाले कुछ पार्षदों पर राजनीतिक अवसरवाद के आरोप लगे हैं। नई सरकार ने नगर निकाय में घोटाले और हेराफेरी की सख्त जांच का आदेश दे दिया। इसी से पार्षदों को डर है कि भाई अगर फंसे तो क्या होगा, क्योंकि कई पार्षद ऐसे हैं जिन पर जबरन वसूली और अवैध निर्माण के आरोप लगे हुए हैं। उन पार्षदों को लगता है कि टीएमसी से इस्तीफा देकर वो कार्रवाई से संभवतः बच जाएंगे। और शायद इसलिए कहा जाता है कि राजनीति का दूसरा नाम अवसरवाद है, जहां विचारधारा नहीं सिर्फ फायदा देखा जाता है, मुनाफा देखा जाता है। पार्षदों के इस्तीफे की वजह चाहे जो हो,
लेकिन इससे टीएमसी का संकट आने वाले दिनों में और ज्यादा कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने संकट सिर्फ नेताओं की बगावत का नहीं है, एक संकट खुद ममता बनर्जी के ऊपर आया। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक एफआईआर दर्ज हुई। रिंकी चैटर्जी नाम के एक वकील ने शिकायत दी कि पिछले साल कोलकाता में ईद कार्यक्रम के दौरान ममता ने सनातन धर्म का अपमान किया। इस बयान के बाद करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। रिंकी चैटर्जी की शिकायत पर सिलीगुड़ी साइबर स्टेशन ने केस दर्ज भी कर लिया है। अब विश्लेषण का दूसरा भाग, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में वैसी भगदड़ है जैसी डिटेंशन सेंटर खुलने के बाद घुसपैठियों के अंदर। टीएमसी में भगदड़ राजनीतिक अवसरवाद का साक्ष्य है, प्रूफ है, सबूत है। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो देश की सुरक्षा और संसाधनों की लूट से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा कि जब राज्य की सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं तब भीतर की शांति और व्यवस्था संकट में पड़ जाती है। देश में दशकों से हो रहे घुसपैठ ने सिर्फ सीमाओं को असुरक्षित नहीं बनाया, देश की आंतरिक सुरक्षा और धार्मिक असंतुलन का खतरा बढ़ा है। इस खतरे को लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। देश में पहली बार घुसपैठ से होने वाले डेमोग्राफी चेंज के खतरे पर रिपोर्ट बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। यह घुसपैठ की देश विरोधी बीमारी के मूल पर प्रहार है, जड़ पर प्रहार है, और इसलिए अब हम घुसपैठ के खिलाफ सबसे मजबूत पहल को आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में आपने पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों के पलायन के असंख्य वीडियो देखे होंगे, जिसमें से कुछ मैं आपको दिखा भी रहा हूं। हकीपुर बॉर्डर और उत्तरी 24 परगना के ये वो घुसपैठी हैं जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। सोचिए जरा, सिर्फ सरकार बदली और पश्चिम बंगाल से हजारों घुसपैठियों का पलायन ऐसे शुरू हो गया। लेकिन समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, देश के कई राज्य घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे हैं, और इसलिए भारत की जमीन से घुसपैठ के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। ये उसी का नोटिफिकेशन है। गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफी में बदलाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई। ये कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से देश में हो रहे डेमोग्राफी चेंज का आकलन करेगी। धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न पर रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही घुसपैठ से डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव और उससे होने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतिगत, प्रशासनिक और कानूनी उपाय की सिफारिश करेगी। इसके सदस्य कौन कौन है, जरा वो भी जानिए। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी में सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण भी हैं। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बालाजी श्रीवास्तव हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दुर्गा शंकर मिश्रा हैं और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि, ये सभी इस कमेटी के सदस्य हैं। मित्रों, घुसपैठ के खतरे के आकलन के लिए सिर्फ एक कमेटी ही नहीं बनाई गई है, गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों को अलर्ट किया गया। सबसे पहले जरा सुनिए कि गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों से क्या कहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। मित्रों, चीन के प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार हैं सुन त्सू, आर्ट ऑफ वॉर उनकी बहुत फेमस किताब भी है। सुन त्सू ने कहा कि जो राष्ट्र अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता, वो शत्रु को स्वयं आमंत्रित करता है। समझिए, घुसपैठिए सिर्फ देश के आर्थिक संसाधनों पर बोझ नहीं, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। सीमा पार कर भारत में घुसने वाले ये वो शत्रु हैं जो देश के अंदर रहकर हमें धार्मिक, सामाजिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। घुसपैठिए कैसे देश के अर्थतंत्र पर भारी बोझ बने हुए हैं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले जानिए ये कि कैसे घुसपैठिए हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक और सामरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और गौर से समझिएगा। 1998 का दौर था। साल 1998 में असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिन्हा ने अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से बॉर्डर से लगे हुए असम के कई जिलों में आबादी का संतुलन बदल चुका है।
इन इलाकों में मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। समझिए, यह देश के सामाजिक संरचना के लिए बड़ा खतरा है। उसके बाद 5 साल बाद साल 2003 सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के शोधकर्ताओं डॉक्टर जे.के. बजाज और डॉक्टर एम.डी. श्रीनिवास ने धार्मिक डेमोग्राफी चेंज पर एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया कि 1951 में पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई। बाकुंडा, पुरुलिया जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन बांग्लादेश सीमा सटे हुए जिलों में औसत से 2 गुनी और 3 गुनी रफ्तार से मुस्लिम आबादी बढ़ी। यानी यहीं पर बांग्लादेश सीमा से सटे हुए इलाकों में अवैध घुसपैठ के चलते मुस्लिम आबादी बढ़ी। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, जो 2011 में 68% हो गई। 28% की बढ़ोतरी। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, यहां पर मुस्लिम आबादी 11 से 12% तक बढ़ी। ये बिहार के सीमांचल के जिले हैं। मई 2024 में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया। इस रिसर्च पेपर में 1950 से 2015 तक की भारत की आबादी का पूरा स्टडी की गई, उसका अध्ययन किया गया, एक रिपोर्ट बनाई गई। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 1950 से 2015 के बीच देश की कुल आबादी में हिंदू आबादी करीब 8% कम हो गई है, और इसी कालखंड में, इसी दौरान देश के अंदर मुस्लिम आबादी करीब 10% बढ़ गई। अब समझिए मित्रों, घुसपैठ का यह संकट सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, यह निवासियों को अल्पसंख्यक बनाने वाला एक सामाजिक संकट है। यह देश की धार्मिक पहचान को बदलने वाला एक गंभीर संकट है, और खास तौर पर बॉर्डर के इलाकों में बदलता हुआ सामाजिक और धार्मिक संतुलन देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक हुए हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कहा कि सुरक्षा के बिना समाज भय और अराजकता में बदल जाता है, इसीलिए सीमाओं और कानूनों की रक्षा आवश्यक है। और इसलिए घुसपैठ से देश की सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अब सरकार उन इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जहां तेजी के साथ डेमोग्राफी बदली है, और जहां तेजी के साथ डेमोग्राफी बदलने के बाद धार्मिक असंतुलन बढ़ा है। बिहार के सीमांचल का इलाका भी इसमें शामिल है। सीमांचल के इसी इलाके में छानबीन की जा रही है कि कैसे अवैध घुसपैठियों में फंडिंग हो रही है, कैसे घुसपैठियों ने यहां जमीन जायदाद में अपना पैसा लगा दिया, और लगाया तो कितना पैसा लगाया है। पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा इनको लाकर बसा दिया गया। इसमें पहले भी घटना सामने निकल कर आई है कि ये लोग जो है यहाँ पर आते हैं और बसने के लिए कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जाए। विवाह तक ये लोग कर लेते हैं, और विवाह करने के बाद यहाँ पर एक घर बना लेते हैं और जनप्रतिनिधियों से मिलकर और अन्य सहयोगी लोगों से मिलकर अपना कागजात यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। और सिर्फ सीमांचल में नहीं, राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके और बड़े शहरों में घुसपैठ की पहचान की यही अभियान चलाने की तैयारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के 5 बॉर्डर जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। इन जिलों में घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। घुसपैठियों के खिलाफ इस निर्णायक पहल का उद्देश्य एकदम साफ है। पहले उनकी पहचान की जाएगी, घुसपैठ से होने वाले सामरिक और सामाजिक नुकसान का आकलन किया जाएगा, जमीन पर घुसपैठ को संरक्षण देने वाले नेटवर्क पर एक्शन किया जाएगा। मित्रों, ये एक्शन सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक्शन आपके लिए, ये एक्शन हमारे आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्थिक विकास से कैसे जुड़ा हुआ है, ये समझाता हूं आपको। रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं। 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए। देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। 2 करोड़ घुसपैठियों के इलाज में भारत को 23,980 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं अवैध घुसपैठियों को। अगर ये 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए नहीं होते तो भारत के आम नागरिकों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलती। ये साफ है आंकड़ों से। अब एक और बेहद साधारण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण गणित आपको बताता हूं। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 432 लोग रहते हैं, यानी 2 करोड़ घुसपैठियों ने हमारे देश की 46,296 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। घुसपैठियों ने जितनी जमीन कब्जाई वो भारत के एक राज्य सिक्किम के क्षेत्रफल से 6 गुना बड़ी है। सरकार भारत में रहने वाले हर आदमी पर 1 साल में
औसतन 28,000 रुपए सब्सिडी पर खर्च करती है। यानी करीब 560,000 करोड़ की सब्सिडी यह अवैध घुसपैठी हड़प जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश की जीडीपी का करीब 8% हिस्सा घुसपैठियों पर खर्च होता है और यह हम भारतवासियों का पैसा है। यह आपका, हमारा, यहां के मूल निवासियों का पैसा है। अगर ये घुसपैठिए नहीं होते तो यह पैसा आपके, हमारे जैसे देश के आम नागरिकों पर खर्च होता, हमारी सुविधाओं के लिए खर्च होता। और इसलिए राष्ट्र सुरक्षा के लिए, धार्मिक असंतुलन को रोकने के लिए, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और देश के आम नागरिक के, आम आदमी के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए, अवैध घुसपैठ को किसी भी कीमत पर रोका जाए। भारत अपने सामरिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार की तैयारी तो कर रहा है। भारत की यह तैयारी एक कुंठा क्लब है, वो कुंठा क्लब की आंखों में चुभ रहा है। मित्रों, अमेरिका की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यह संस्था दुनिया में कथित धार्मिक आजादी के लिए काम करती है, धार्मिक आजादी के लिए। यह संस्था दुनिया में कथित धार्मिक आजादी की स्वयंभू पहरेदार बनी हुई है, स्वयंभू रक्षक बनी हुई है। और एक बार फिर इसी संस्था ने भारत में धार्मिक आजादी खतरे में है, यह झूठा दुष्प्रचार शुरू कर दिया। इस बार भारत विरोधी नैरेटिव के निशाने पर देश के 3 लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए अब हम अमेरिका में बैठे भारत विरोधी जहरीली मानसिकता से लैस नैरेटिव बाजों की वैचारिक मरम्मत करने वाले हैं। खुद को दुनिया का नीति नियंता मानने वाले अमेरिका के संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने कथित धार्मिक आजादी पर सुनवाई की और ये कोई कोर्ट की सुनवाई नहीं, ये भारत पर धार्मिक उत्पीड़न का कलंक लगाने के लिए सुनवाई का दिखावा था। इस सुनवाई में खुद को पत्रकार और खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाला रकीब हमीद नाइक, जिनको आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति पहुंचा। मित्रों, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के मंच से रकीब हमीद ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। अमेरिकी सरकार से 4 सिफारिशों पर कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। पहला, धार्मिक उत्पीड़न को आगे बढ़ाने वाले भारतीय अधिकारियों पर ग्लोबल बैन लगाया जाए। इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शामिल हो। ये सुन लिया आपने। अब समझिए कि भारत के 3 लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुन करके मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, अमेरिका के कथित धार्मिक आजादी के रक्षकों के निशाने पर हैं। ये कथित रक्षक हैं। मित्रों, भारत के लोकप्रिय नेताओं पर बैन लगाने की मांग करने वाले रकीब हमीद नाइक की भारत विरोधी सोच की विस्तार से जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी, हिमंता बिस्वा शर्मा और पुष्कर सिंह धामी आखिर भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने वालों के निशाने पर क्यों अमेरिका में बैठा है कुंठा क्लब भारत के 3 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों पर धार्मिक उत्पीड़न का कलंक लगा रहा है? इसे बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। सीएम योगी के शासन में उत्तर प्रदेश में 2017 से 2025 तक 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। माफियाओं का खौफ खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश की यही शांति अमेरिका में बैठे कुंठा क्लब को चुभ रही है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना, कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा। बेटियों को बरगलाने वालों के खिलाफ यही सख्ती इन नैरेटिव बाजों को खटक रही है। उत्तर प्रदेश जीडीपी 2017 के 12.90 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 25 लाख करोड़ तक पहुंची। यही तरक्की भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जला रही है। और सबसे बड़ी बात कि भगवा पहनने वाला एक मुख्यमंत्री इन एजेंडाधारियों को चुभता है। और जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर बैन लगाने की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ से होने वाले खतरे को लेकर आगाह किया, डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर रेखांकित किया। घुसपैठ के खिलाफ यह एक्शन अमेरिका में बैठे हुए कथित धार्मिक आजादी के ठेकेदारों को पसंद नहीं आता है। हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एनआरसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। बच्चों का शोषण रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट को सख्ती से लागू किया ताकि बच्चों की छोटी उम्र में शादी ना हो।
अब सोचिए जरा, हेमंता ने वो काम किया जिससे भारत की सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, भारत के संसाधनों की रक्षा हो। लेकिन यही बात भारत विरोधी सोच से भरे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस कथित बौद्धिक बेईमानों को खटकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया प्रदेश में। धार्मिक विवाद रोकने के लिए धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए, अवैध कब्जों और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की, 2025 में धर्म संरक्षण अधिनियम पर काम शुरू किया। समझिए जरा कि जनहित में उठाए गए यही वो कदम हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों, भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने वालों को चुभ रहे हैं। उन्हें कानून की नजर में सबकी बराबरी चुभती है, उन्हें घुसपैठ मुक्त भारत चुभता है, उन्हें धर्मांतरण मुक्त भारत खटकता है। और इसलिए अमेरिका के लग्जरी ऑफिस में बैठ करके ये कुंठित लोग, भारत विरोधी लोग, कथित धार्मिक आजादी के नाम पर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। इस भारत विरोधी नैरेटिव के निशाने पर सिर्फ 3 नेता नहीं है, बल्कि इसके निशाने पर सनातन की जागृति है। योगी, हेमंत और धामी महज 3 सीएम के नाम नहीं है, ये उस राजनीतिक धारा के प्रतीक हैं जिसने सनातन समाज को आत्मविश्वास की नई भाषा दी और इसलिए इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मित्रों, इस बार यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में भारत विरोधी नैरेटिव का चेहरा बना है रकीब अहमद नाइक। रकीब का एक सूत्रीय एजेंडा है भारत विरोध। रकीब अहमद नाइक कश्मीर में पैदा हुआ ये कथित पत्रकार और कथित सामाजिक कार्यकर्ता अब वॉशिंगटन में रहता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, ये उसका संस्थापक और कार्यकारी निदेशक है। वो हिंदुत्व watch.org नाम से एक संगठन चलाता है। इस संगठन का काम है हिंदुत्व को ऑर्गेनाइज्ड हेट के तौर पर ट्रैक करना, उसको ये लेबल करना। रकीब इंडिया हेट लैब का संस्थापक है। उसका ये इंडिया हेट लैब संगठन भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है। पूरा एजेंडा समझ रहे हैं आप? रकीब अमेरिका में बैठे कुंठा क्लब का एक सक्रिय सदस्य है और उसका सिर्फ एक काम है हिंदुत्व को बदनाम करना, भारत पर सवाल खड़े करना। और इस बार उसने यही काम यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के मंच से किया है। मित्रों, रकीब जैसे भारत विरोधियों को यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम मंच देता है, लेकिन जानते हैं क्यों देता है? क्योंकि इसका मकसद भी भारत की छवि पर कलंक लगाना है। 1998 में इस संस्था की स्थापना हुई। स्थापना के 6 साल बाद यानी 2004 में इसने भारत को धार्मिक असहिष्णुता वाली श्रेणी में डालने की सिफारिश की। यहां आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि विदेश मंत्रालय ने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के भारत विरोधी नैरेटिव का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पक्षपाती संगठन है। इस संगठन का राजनीतिक एजेंडा है। यह लगातार तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और भारत के बारे में मन गढ़ंत कहानी फैलाता है। ऐसी रिपोर्ट्स इस संस्था की साख को और कम करती हैं। मित्रों, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट्स को कई लॉबिंग समूह प्रायोजित करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। यानी लॉबिंग ग्रुप्स के मिले पैसों के मुताबिक ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और शायद इसीलिए इस संस्था के रिपोर्ट को अमेरिका भी गंभीरता से नहीं लेता। वो तो गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, लेकिन भारत विरोध की मानसिकता बीमारी की शिकार कुंठा क्लब के सदस्य जरूर इस रिपोर्ट को मेडल की तरह अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अब हम आपको मित्रों दिल्ली के थानों में आतंकवाद विरोधी दस्ते का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो दिल्ली के हर इलाके में पुलिस की खुफिया आंख और खुफिया कान की तरह काम करेंगे, जिससे राजधानी पर किसी बड़े आतंकी हमले से पहले खतरे को पकड़ा जा सके। अभी तक आतंकवाद से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एटीएस जैसी बड़ी एजेंसियों पर होती थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस चाहती है कि जानकारी सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि मोहल्ले और स्थानीय स्तर से भी संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के इनपुट मिलें, जिससे उन्हें नुकसान से पहले रोक दिया जाए। आज आपको जानना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को शहर के हर थाने में एक डेडिकेटेड, एक समर्पित काउंटर टेरर यूनिट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यह काउंटर टेरर यूनिट यानी सीटीयू काम कैसे करेगी, उसमें शामिल ऑफिसर और जवान कैसे कम संसाधनों में
दिल्ली पुलिस की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। सबसे पहले आप समझिए कि हर थाने में काउंटर टेरर यूनिट बनाने का क्या फायदा होगा और सीटीयू के जरिए आतंकियों की किस रणनीति का जवाब दिया जा रहा है। मित्रों, हर थाने में विशेष ऑपरेटिव तैनात होने से स्लीपर सेल और कट्टरपंथी युवाओं की तेजी से पहचान हो सकेगी। इससे आतंक, गैंगस्टर गठजोड़ जैसे खतरों को शुरुआती स्तर पर रोका जा सकेगा। आधुनिक आतंकी संगठनों के काम करने के तरीकों में बदलाव के बाद दिल्ली पुलिस ने यह स्ट्रैटेजी तैयार की। देश में पिछले एक दशक में हुई आतंकी वारदातों की डिटेल्ड रिसर्च के बाद कुछ तथ्य सामने आए, जैसे ज्यादातर मामलों में विदेशी ठिकानों से संचालित हैंडलर सुरक्षित इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय युवा लोकल युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। आतंकियों ने हथियार देने के बजाय स्थानीय युवाओं को आसानी से उपलब्ध सामग्री से हथियार बनाने की ट्रेनिंग देने की स्ट्रैटेजी बनाई है। आतंकी नेटवर्क अब ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से संदिग्ध रहे हैं और गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। पैसे जुटाने के लिए कभी कभी धार्मिक चैरिटी करते हैं, सामाजिक संस्थाओं की आड़ लेते हैं ताकि उन पर आसानी से शक ना हो। सोशल मीडिया के जरिए 18 से 30 वर्ष के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मित्रों, इसी रणनीति से निपटने के लिए सीटीयू टीमों को इलाके में आतंकवाद से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। आतंकवादियों की पहचान के लिए सीटीयू टीम साइबर कैफे, पुरानी गाड़ियों के कारोबार पर नजर बनाकर रखेगी। इसके अलावा किराए के मकानों और ऐसे केमिकल बेचने वाली दुकानों पर नजर रखेगी जिनका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने और छिपने के लिए हो सकता है। ये टीमें बाहर से आने वाले लोगों और अस्थायी मेहमानों की पहचान और जानकारी की जांच करेगी। वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रुके हुए विदेशी नागरिकों पर नजर रखी जाएगी। ऐसे कट्टरपंथी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी जो किसी संगठन से सीधे जुड़े नहीं हैं, लेकिन संदिग्ध सोच रखते हैं। जेल में कैद अपराधियों से मिलने आने वाले संदिग्ध लोगों की निगरानी की जाएगी। आतंकवाद से जुड़े अपराधियों और जमानत पर बाहर आए गैंगस्टर की गतिविधियों पर ट्रैकिंग की जाएगी। संदिग्ध ट्रैवल एजेंसीज और हवाला के जरिए पैसे भेजने वालों की जांच की जाएगी। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पोस्टर या पर्चों के जरिए फैलाए जा रहे भड़काऊ प्रचार पर नजर रखी जाएगी। यह सीटीयू संदिग्ध लोगों, संस्थाओं, कारोबारों और जगहों का पूरा रिकॉर्ड और डेटाबेस तैयार करेगा। धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल और महत्वपूर्ण इमारतों को खतरे के हिसाब से हाई, मीडियम या लो रिस्क कैटेगरी में बांटा जाएगा। उन लोगों और संगठनों पर नजर रखी जाएगी जिन पर नक्सली संगठनों की मदद करने का शक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बढ़ते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोयचा ने एक इंटरनल सर्कुलर जारी कर दिल्ली के तमाम थानों के अंदर एक काउंटर टेरर यूनिट बनाने के आदेश दिए हैं, जिसका मकसद होगा कि ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को खड़ा करना। और इस टीम में खास तौर पर ऐसे पुलिसकर्मियों को रखा जाएगा जो सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हो और जिनका मुखबिरों का तंत्र बेहद मजबूत हो। और मित्रों, सीटीयू को मजबूत मुखबिर नेटवर्क तैयार करने का काम इसलिए भी दिया गया ताकि समय रहते गुप्त जानकारी मिल सके। इस पूरे खुफिया नेटवर्क की जानकारी रिकॉर्ड में रखी जाएगी जिसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। यानी ये यूनिट एक ऐसा डेटाबेस तैयार करेगी जो दिल्ली पुलिस को सिर्फ एक क्लिक पर मिल जाएगा। दिल्ली के हर थाने से सीटीयू कैसे काम करेगी, आज आपको यह भी जानना चाहिए। इसके लिए हर थाने के एसएचओ को सीटीयू टीम के लिए एक अलग और गुप्त ऑफिस तैयार करना होगा। इस टीम में एक सीनियर अधिकारी और एक 2-3 जूनियर कर्मचारी होंगे। यानी ये टीम बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी। आतंक के खिलाफ काम करने वाली इस स्पेशल यूनिट की पहचान गोपनीय गुप्त रखी जाएगी। इसके लिए इन्हें कोई खास बैज, कोई नेम प्लेट नहीं दी जाएगी। इनकी कोई अलग यूनिफॉर्म नहीं होगी। यानी बाहर से देखकर कोई समझ नहीं पाएगा कि ये एंटी टेरर यूनिट के सदस्य हैं। और ऐसा इसलिए ताकि संदिग्ध इनकी पहचान ना कर सकें और ये चुपचाप जानकारी जुटा सकें। और डीएनए में अब आज का संदेश हमेशा याद रखिए, जब जिंदगी लगातार कठिन गेंद फेंके तो डिफेंसिव मत होइए, अपने धैर्य को बल्ला बनाइए, क्योंकि बड़े शॉट्स हमेशा आत्मविश्वास से निकलते हैं।